Okay, so hello everyone. Myself Nishan Jha. Welcome you all in this session of Pragati Edge. प्यारे बच्चों, आज के सेशन में क्लास 9th के फिजिक्स का एक चैप्टर है दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. उसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम. उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. अल्दो ये जो टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम, इस नेम का एग्जैक्टली टॉपिक आपको क्लास 11th के फिजिक्स में दिखता है एनएलएम चैप्टर में, बट इस कॉन्सेप्ट का पूरे फिजिक्स में एप्लीकेशन है. आप चाहे क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, या इनफैक्ट क्लास 11th में जाइएगा तो और भी ज्यादा है, एंड क्लास 12th में भी है. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब बच्चों को कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है ना? मतलब पूरे फिजिक्स का जो बेस है, जो आधार है, वो यहीं से निकलता है, फ्री बॉडी डायग्राम से. सो आपको ये पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स विथ मी. कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, खूब सारे एग्जांपल्स करेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को दो पार्ट्स में लेके आऊं, फ्री बॉडी डायग्राम 1 एंड फ्री बॉडी डायग्राम पार्ट 2. पार्ट 1 में बेटा हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, क्यों हम लोग बनाते हैं, इसके पीछे का क्या वजह है, इसको बनाने के क्या फायदे हैं, और कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. और जो दूसरा पार्ट में लाऊंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हुए पास्ट में, ओलंपियाड्स एग्जाम्स में, जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में, तो कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा. दैट विल बी इन द सेकंड पार्ट. ऑलराइट, so I would request everyone to just take out your notebook and pen and start making notes with me and write down the important concept also. So let's start this session. So हमारा बेटा आज का टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम. सो एक बार हम लोग कोशिश करते हैं ये समझने की कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चीजों को सीखेंगे. अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ फ्री बॉडी डायग्राम इज, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है. सेकेंडली, will identify the forces acting on an object. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने तरीके के और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, और फिर उसके बाद इस सेशन में हम लोग एग्जैक्टली फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग बेटा ड्रॉ करते हैं. एंड इन लास्ट पार्ट विल सॉल्व सिंपल फोर्स प्रॉब्लम. कुछ मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा. सो दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव्स. ये हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में ये सारी चीजों को कवर करें. सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. जैसा कि बेटा हमारा टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम, तो सबसे पहला जो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम, होता क्या है फ्री बॉडी डायग्राम. पहले तो आप मुझे ये बताओ. देखो बेटा, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, फ्री बॉडी डायग्राम मींस बॉडी को फ्री करके उसका डायग्राम बना दो. अब आप बोलोगे सर सुनने में तो मजा आया, समझ नहीं आया. मैंने क्या बोला? बॉडी को फ्री करके उसका डायग्राम बना दो और उस डायग्राम में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको दिखा दो. अ फ्री बॉडी डायग्राम इज अ सिंपल ड्रॉइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. फ्री बॉडी डायग्राम में वो सारे फोर्सेस को हम लोग दिखाते हैं जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा हो. माइंड माई वर्ड्स, फ्री बॉडी डायग्राम में वो सारे फोर्सेस दिखाते हैं जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा हो, ना कि वो ऑब्जेक्ट किसी और के ऊपर क्या फोर्सेस लगा रहे हैं. समझे आप मेरी बात? मैंने क्या बोला? फ्री बॉडी डायग्राम में वो सारे फोर्सेस दिखाते हैं जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा हो. इस चीज की क्लैरिटी आपको थोड़ी देर में और हो जाएगी. ऑलराइट, सो जस्ट राइट डाउन दिस कॉन्सेप्ट इन योर नोटबुक. अब हमारे मन में यह सवाल आएगा कि व्हाई वी यूज फ्री बॉडी डायग्राम, क्यों हम लोग यूज करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम को. तो समझने की कोशिश करते हैं. इट हेल्प्स टू विजुअलाइज फोर्सेस. फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपको यह समझ में आ जाता है कि इस सिस्टम में, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. उसकी विजुअलाइजेशन आप आसानी से कर सकते हो. मेक फिजिकल प्रॉब्लम्स इजियर. जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको आप हार्ड या टफ न्यूमेरिकल्स बोलते हो, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बाय ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम.
ऑलराइट, यूज्ड इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM। ये जो एग्जैक्ट ये चैप्टर है वो क्लास 11th के फिजिक्स में है, बट यस क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग न्यूटन्स के तीनों लॉज जरूर पढ़ते हैं। सो यूज्ड इन NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बट नॉट ओनली इन NLM। ये फ्री बॉडी डायग्राम बेटा पूरे फिजिक्स में ही यूज है, चाहे आप NLM पर हो, काइनेमेटिक्स पर हो, डायनामिक्स पर हो, रोटेशन पर हो, वर्क पावर एनर्जी पर हो, साउंड पर हो, कुछ भी पर हो, कहीं पे भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम का यूज पड़ेगा ही। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। तो ये सब कुछ यूजेस है फ्री बॉडी डायग्राम के, जो मैंने यहां पे आपको लिख के समझा दिया। ऑलराइट, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर जी आप ये बताओ कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है और इसके क्या यूजेस है। अब आप मेरे को ये समझाओ कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। बेटा मैं आपको 4 स्टेप में, कितने स्टेप में, 4 स्टेप में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सिखा दूंगा, और आप इस स्टेप को फॉलो करना, और चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, टफ या इजी या मॉडरेट, हर एक क्वेश्चन में ये 4 स्टेप्स को फॉलो करके ही अपन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट में FBD भी बोलते हैं। जो बेटा सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, दैट इज चूज द ऑब्जेक्ट। पूरे सिस्टम में जिस ऑब्जेक्ट का हमारे को FBD ड्रॉ करना है उसको चूज कर लेना, उसको सेलेक्ट कर लेना, उसको आइडेंटिफाई कर लेना, उसको पिक करके अलग से बना लेना। आइसोलेट दैट ऑब्जेक्ट। पूरे सिस्टम में जिस ऑब्जेक्ट का आपको FBD ड्रॉ करना है, जिस बॉडी का, जिस ऑब्जेक्ट का आपको FBD ड्रॉ करना है, उसको पिक करके अलग से आप चूज करके उसको आइसोलेट कर दो, मतलब अलग से कहीं साइड में बना लो। ड्रॉ एरोज फॉर फोर्सेस। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जोन जोन से फोर्सेस लग रहे हैं उसको अपन ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते समय। एंड लेवल ईच फोर्सेस क्लियरली। ये चारों स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग किसी भी FBD को बना सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जोन जोन से फोर्सेस लगते हैं वो हम लोग दिखाते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद कॉमन फोर्सेस इन FBD। देखो बेटा आप ना बहुत सारे फोर्सेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। इनफैक्ट मैं अगर नाम लूं तो कोई गिनती नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, न जाने कितने तरीके के फोर्सेस आपने पढ़े होंगे। और FBD में हम लोग जब भी ड्रॉ करते हैं तो फोर्सेस को ही दिखाते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हो। बट बहुत सारे फोर्सेस के बारे में आप आने वाले दिनों में पढ़ोगे और बहुत सारे फोर्सेस के बारे में आपने अभी तक पढ़ा भी होगा। मैं कुछ यहां बेसिक फोर्सेस लिख के लाया हूं जो कि FBD ड्रॉ करते समय आपको यूज पड़ेगा, इसकी जरूरत आपको आएगी। ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम फोर्सेस ऐसे हैं जिनके बारे में आप यूज टू होगे। जो मेरी समझ में आता है, 1-2 फोर्सेस ऐसे हैं जिनका शायद आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा या आप पहली बार देख रहे होगे, समझ रहे होगे अगर आप क्लास 9th में हो तो। उसमें से एक वर्ड है बेटा नॉर्मल फोर्स और दूसरा है टेंशन फोर्स। ये 2 ऐसे फोर्सेस है जिनके बारे में आपने शायद पहली बार नाम सुना होगा। वेट के बारे में आप सबको आइडिया ही होगा। एक बार थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स के बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है और टेंशन फोर्स क्या होता है। सो सबसे पहले बेटा हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल फोर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि सर नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। ऑलराइट, देखो ध्यान से समझो, मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि नॉर्मल जो फोर्स है ना बेटा, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सर कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जब भी 2 सरफेसेस, 2 बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगी तो नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर? तो सर 2 बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगी तो नॉर्मल फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये फोर्स का लगने का डायरेक्शन क्या होता है, तो ये हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। आप इस चीज को यहां पे लिख सकते हो, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस।
परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ये फोर्स लगने का डायरेक्शन है। क्लियर? यहां ध्यान से आप समझने की कोशिश करो, क्या लिखा मैंने, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये फोर्स का डायरेक्शन है। क्लियर? अगर मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो जैसे मान लो, लेट्स से कि ये हमारा सरफेस है और इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक मैं रख दे रहा हूं। लेट्स से कि दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, ऑन दिस सरफेस। ऑलराइट, क्लियर? सो दिस इज अ ब्लॉक, ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास होगा, बट मुझे मास से मतलब नहीं है, ये सरफेस पे ये ब्लॉक को रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको देख के समझना चाहूं कि इस पे सर नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल फोर्स कहां पे है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये ऑब्जेक्ट और ये सरफेस के बीच में यहां पे कांटेक्ट है। कांटेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो जैसे ही दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगी तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगने का डायरेक्शन क्या होता है? तो जमीन जो है, जो सरफेस है, जो अर्थ है, वो इस ब्लॉक के ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी कि भाई तुम ऊपर जाओ। उसका मैं डायरेक्शन यहां आपको दिखा देता हूं कि ये जो धरती माता है वो उसको ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी। क्लियर है? और ठीक उसी तरीके से जैसे धरती माता उसको ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है, तो ब्लॉक जो है वो सरफेस को नीचे की तरफ दबाना चाह रहा है, तो ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ इस पे सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। क्लियर है या नहीं है? बताओ आप लोग, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने? आप इसको ऐसे भी समझने की कोशिश करो कि लेट्स से कि ये मेरा हाथ है और इसके ऊपर मोबाइल फोन है। ऑलराइट, ये मोबाइल फोन है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर हाथ और मोबाइल फोन ये दोनों सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है, तो जैसे ही दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये जो मेरा हाथ है वो उस फोन के ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और जो फोन है वो मेरे हाथ के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, एग्जैक्टली इसके जैसा। सो आई होप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, एक और एग्जांपल से मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को आप एन से दिखा सकते हो। एन से जमीन जो है वो इस ब्लॉक के ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ब्लॉक जो है वो जमीन के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक और एग्जांपल से मैं अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समझाना चाहूं तो एक और एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा कि लेट्स से कि अब की बार जो है ना वो सरफेस जो है बेटा वो कुछ यूं है, ठीक है। सरफेस कुछ यूं है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है बेटा। अब की बार जो मेरा सरफेस है वो कैसा है? वर्टिकल है। और ये लेट्स से कि मेरा एक ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो कांटेक्ट तो है, कहां पे कांटेक्ट में है बेटा? यहां पे कांटेक्ट में है, यहां पे है ना कांटेक्ट। तो जैसे ही यहां पे कांटेक्ट आया तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो उसका अगर मैं डायरेक्शन दिखाना चाहूं तो जो जमीन जो है, जो सरफेस जो है, जो ये लेट्स से वॉल है, दीवार है, तो वो इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर के डायरेक्शन में लगा रही है, और इसके रिटर्न में जो ब्लॉक है वो इस दीवार के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर के डायरेक्शन में लगा रही है। ऑलराइट, अगर ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अगर सपोज दीवार ने ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन लगाया, तो उसके रिटर्न में ब्लॉक ने भी दीवार के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन लगाया। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करो, कुल मिला के बात इतनी है कि जब भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। ये एक कांटेक्ट फोर्स है और ये हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ये कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ये अगर वर्टिकल कांटेक्ट सरफेस है तो परपेंडिकुलर फोर्स हॉरिजॉन्टल, और अगर हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट सरफेस है तो कांटेक्ट फोर्स वर्टिकल। ऑलराइट, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो मेरे हिसाब से बच्चों आपको नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये कब लगता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है। ऑलराइट, एक और फोर्स है जिसके बारे में आज तक आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, अगर आप क्लास 9th में है,
वो है बेटा टेंशन फोर्स। इस टेंशन फोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं कि टेंशन फोर्स क्या होता है और ये कब लगता है। सो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो टेंशन, टेंशन फोर्स, टेंशन। ठीक है, ये वो टेंशन नहीं है चिंता फिकर, है ना, वो टेंशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर टेंशन मतलब ये है क्या, टेंशन 10 बेटा, टेंशन नहीं, वो भी नहीं है। टेंशन बेटा ये एक फोर्स का नाम है और ये फोर्स कब लगता है वो मैं आपको समझाता हूं अभी। देखो ध्यान से समझो, देखो टेंशन फोर्स बेटा तब लगता है जब कोई वायर हो, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई वायर हो, कोई स्ट्रिंग हो, कोई रोप हो, कोई थ्रेड हो। कहने का मतलब अगर तार है, धागा है, रस्सी है, रोप है, तभी ये टेंशन फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर है? रस्सी की वजह से, धागे की वजह से, स्ट्रिंग की वजह से, वायर की वजह से, तार की वजह से जो फोर्स लगता है दैट इज टेंशन फोर्स। दिखाते हैं बेटा इसको अपन टी से, टेंशन फोर्स को टी से दिखाते हैं। क्लियर? अच्छा, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन मैं यहां पे लिख देता हूं, बट अभी मैं उसको कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी। टेंशन जो फोर्स है, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, सॉरी ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से हमेशा दूर की तरफ लगता है। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे देखो ये तो वायर है, तार है ना ये, और तार के नीचे ये लटका हुआ है। ठीक है? तो अभी इसमें कौन सा फोर्स होगा? टेंशन फोर्स। मैंने क्या बोला? वायर हो, धागा हो, रस्सी हो, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है बेटा? टेंशन। अगर मैं इस डायग्राम को एक बार बनाने की कोशिश करूं और फिर आपको मैं समझाऊं, लेट्स से कि ये कोई सपोर्ट है, ठीक है, ये कोई एक रिजिड सपोर्ट है, लेट्स से कि दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, और इससे एक कोई ब्लॉक को आप सपोज करो मैंने यहां पे हैंग कर दिया, कि लेट्स से यहां पे एक कोई ब्लॉक को मैं हैंग कर देता हूं। यहां पे एक ये लो बेटा, मैंने एक ब्लॉक को हैंग कर दिया। ठीक है? ऑलराइट, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसा। ठीक है? जैसा ये सिस्टम है बिल्कुल इसी के जैसा। ठीक है ना? एक ब्लॉक को मैंने हैंग कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे तो तार है। बिल्कुल है, तार है, तो तार है तो टेंशन फोर्स होगा। बिल्कुल होगा। तो टेंशन जो फोर्स होता है ना बेटा, वो हमेशा जो है अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब अगर ये बॉडी है तो बॉडी से अवे, बॉडी से दूर, इधर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा। टेंशन हमेशा चीजों को पुल करता है, खींचता है। टेंशन फोर्स की मदद से आप चीजों को पुश नहीं कर सकते। टेंशन फोर्स हमेशा पुल करता है, खींचता है। अच्छा एक बात बताओ, जब सड़क पे आप देखते होगे गाड़ी वगैरह को चलते हुए, तो मान लो कोई गाड़ी खराब हो जाती है, तो जोन सी गाड़ी खराब हो गई तो रस्सी की मदद से अपन उस गाड़ी को खींचते हैं। आपको अगर एक्सपीरियंस हो इस चीज का, तो जोन सी गाड़ी खराब हो जाती है उसको पीछे लगा देते हैं रस्सी लगा के, और अच्छी गाड़ी में रस्सी को बांध के और ध एक्सेलरेटर खींच लेते हैं, क्योंकि टेंशन की मदद से अपन क्या करते हैं? पुल करते हैं। ऐसा कभी किसी ने देखा है कि जोन सी गाड़ी खराब है उसको आगे कर दिया हमने और रस्सी लगा दी, और जोन सी गाड़ी अच्छी है उसको पीछे से ध एक्सेलरेटर दे रहे हैं कि जो गाड़ी आगे बढ़ जाए? ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। टेंशन फोर्स की मदद से अपन हमेशा चीजों को क्या करते हैं बेटा? पुल करते हैं, खींचते हैं। क्लियर है? सो ये जो टेंशन फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। क्लियर? अच्छा, ये एक रस्सी है, मतलब लेट्स से कि ये एक तार है। ठीक है? तो इस पे टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, और ठीक उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि इस रिजिड सपोर्ट में, यहां पे जो ये रिजिड सपोर्ट है, इस पे टेंशन यहां पे इधर की तरफ। ठीक है? टेंशन हमेशा चीजों को क्या करता है? पुल करता है, खींचता है। क्लियर? एक और एग्जांपल में अगर लूं टेंशन को समझाने का तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। लेट्स से कुछ सिनेरियो यूं है, ध्यान से समझो, कि लेट्स से कि यहां पे एक कुछ इस तरीके का सिस्टम है। ठीक है?
ये है मामला। ये एक पुल्ली है बेटा, इसको पुल्ली बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पुल्ली। और यहां पे एक रस्सी लगी हुई है और ये रस्सी कुछ यूं करके इधर के साइड आ रही है, ठीक है। और एक जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो इधर के साइड लटका हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे है, ठीक है। और ये है पुल्ली। इस पुल्ली को ऊपर कहीं पे मैं फिक्स कर देता हूं। लेट्स से कि इसको मैंने यहां पे लाके फिक्स कर दिया, ठीक है, ऑलराइट। यहां पे ये पुल्ली बेटा फिक्स्ड है, दिस पुल्ली इज फिक्स्ड, ऑलराइट। आपको ये डरना नहीं है कि सर ये क्या सिस्टम है, मैं आपको एक करके अच्छे से समझा देता हूं। बेटा ये जो गोल गोल सी यूं करके घूमी हुई है इसको बोलते हैं पुल्ली। ये सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, फिक्स सपोर्ट है। और ये जो यूं करके ऐसे करके इधर से बेंड करते हुए जा रही है इसको बोलते हैं धागा, थ्रेड, स्ट्रिंग, रस्सी, ठीक है। और ये यहां पे एक ब्लॉक यहां पे लटका हुआ है और ये एक दूसरा ब्लॉक यहां पे लटका हुआ है। आई थिंक सिस्टम आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिस्टम में क्या है, ऑलराइट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेंशन फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं आपको। मैंने आपको क्या बताया बेटा, रस्सी की मदद से अपन चीजों को क्या करते हैं, पुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक पे जो यहां पे जो रस्सी लगी हुई है तो मैं पूछूंगा कि यहां पे टेंशन का डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है। और ये वाला जो ब्लॉक है इस पे मैं पूछूं कि बेटा टेंशन का डायरेक्शन क्या है, तो ऊपर की तरफ ही है ना। ऐसा नहीं कि इधर नीचे दिखा देना भाई साहब, रस्सी तो इस वाले ब्लॉक को भी ऊपर की तरफ ही खींचना चाह रही होगी। रस्सी हमेशा पुल करती है, टेंशन फोर्स हमेशा ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर। तो बॉडी ये रही, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, इधर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मैं यहां पे पूछूं, ये जो पुल्ली है, ये जो पुल्ली है, यहां पे पूछूं टेंशन फोर्स तो इसका डायरेक्शन इधर इधर, और यहां पे पूछूं मैं टेंशन फोर्स तो इस पे, क्योंकि ये रस्सी जो है वो पुल्ली से अवे, पुल्ली से दूर की तरफ टेंशन फोर्स लगेगा। सो आई थिंक टेंशन फोर्स का डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। टेंशन फोर्स जो है वो ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन की मदद से अपन चीजों को पुल कर सकते हैं। इस तरीके का सिस्टम आपने गांव घर में देखा ही होगा। जो कुएं से बेटा पानी वानी निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि एक पुल्ली लगी होती है और रस्सी की मदद से अपन बाल्टी के, रस्सी की एक साइड बाल्टी लगी होती है और बाल्टी को अपन खींचते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम आपने देखा होगा। इसको बेटा बोलते हैं पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। आप यहां पे लिख सकते हो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, ऑलराइट। क्लियर और नॉट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऑलराइट। सो हम लोग बेटा फोर्सेस, एक्चुअली में देखो बेटा हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है एफबीडी ड्रॉ करना सीखना, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे को सारे फोर्सेस की समझ होनी चाहिए, एटलीस्ट वो फोर्सेस की समझ होनी चाहिए जिसका यूज फ्री बॉडी डायग्राम करने में आएगा। ये सारे फोर्सेस वो है जिनका यूज मोर और लेस फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में आपको आएगा। इसमें से कुछ फोर्सेस हैं जिनसे आप ऑलरेडी यूज टू होगे, कुछ फोर्सेस आपके लिए नए होंगे। तो जो नए फोर्सेस है जो आप पहली बार देख रहे हो वो है एक आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और दूसरा है आपका टेंशन फोर्स, जिसकी आपको समझ आई थिंक अब हो गई होगी। वेट वो फोर्स है जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। वेट के बारे में अगर नहीं पता तो आप एक लाइन यहां पे कहीं पे लिख लो। वेट क्या होता है, तो वेट जो होता है बेटा ये जो वो फोर्स है डेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी। W स्टैंड्स फॉर वेट, M स्टैंड्स फॉर मास। W मतलब वेट, M मतलब मास एंड G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको आई थिंक पहले से पता होगा, नहीं पता है तो आप लिख लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऑलराइट। सो अब हम लोग उस पोजीशन में हैं कि हम लोग एफबीडी ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट एक और फोर्स है जिसके बारे में आपने शायद कभी नाम ना सुना हो, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होता है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं अलग से एक स्लाइड में बात कर ही लेता हूं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, देखो जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं ना कि फ्रिक्शन के बारे में, व्हाट इज फ्रिक्शन, स्टूडेंट यूजली से कि सर फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन। ये बेटा बिल्कुल गलत बात है।
फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट सही बात यह है कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। माइंड माई वर्ड्स, ऑलराइट। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूं। तो जैसे लेट्स से कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, और सरफेस के ऊपर मान लो बेटा कोई एक ब्लॉक है, कोई एक लेट्स से कि एक ब्लॉक मैंने बना दिया, ठीक है। अब मान लो कि ये ब्लॉक जो है वो इधर के डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है कि ये ब्लॉक का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इधर के साइड हो सकता है, कि ये ब्लॉक जो है वो इधर के डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। सपोज आपने कोई फोर्स लगाया तो ब्लॉक इधर मूव करने की संभावना है। बट ये जो सरफेस है ना बेटा जिसपे इसको रखा गया है, ये सरफेस बेटा कैसा है? रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, चिकना नहीं है, सपाट नहीं है, रफ है, खुरदुरा पर है, इरेगुलरिटीज है सरफेस में, तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अगर ये ब्लॉक इधर मूव करने की संभावना है, ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है या करने की संभावना भी है, तो फ्रिक्शन इसको किधर के डायरेक्शन में अपोज करेगा? इधर के डायरेक्शन में, कि नहीं भाई नहीं जाने देंगे, इधर जाने ही नहीं देंगे। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, और फ्रिक्शन बहुत समझदार फोर्स भी है। अगर ये ब्लॉक इधर के डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन फिर इधर के डायरेक्शन में लगने जाएगा। इसीलिए मैंने बेटा आपको बता दिया कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, खुद ही अपना डायरेक्शन एडजस्ट कर लेता है। अगर ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। तो फ्रिक्शन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स विच ऑलवेज द रिलेटिव मोशन। सो एक लाइन आप लिख सकते हो, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, खुद ही अपना डायरेक्शन एडजस्ट कर लेता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। ये बात तो एक आपको समझ में आनी चाहिए। और दूसरी बात, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन, हमेशा ये किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्लियर है? अब बच्चों हम लोग उस सेशन के जगह पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग एफबीडी इजिली ड्रॉ करना अब स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी बेसिक फोर्सेस के उसकी आपको समझ आ गई है। सो अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन है बेटा वो ये है, ठीक है। मान लो इस तरीके का हमारे पास सिस्टम है और हमें इसका एफबीडी ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, जो मैंने आपको स्टेप बताया है उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए बेटा हम लोग एफबीडी ड्रॉ करेंगे। अगर आपको स्टेप्स ध्यान ना हो तो एक बार आप यहां पे देखो। सबसे पहला स्टेप में मैंने आपको क्या बोला था? चूज द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को चूज करिए जिसका आपको एफबीडी ड्रॉ करना है एंड आइसोलेट दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को अलग से आइसोलेट कर लीजिए। तो एक बार आते हैं क्वेश्चन पे जिसमें हमारे को एफबीडी ड्रॉ करना है। बेटा हमारे को इसका एफबीडी ड्रॉ करना है तो हमने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या कर लेना है? चूज कर लेना है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमने इसको चूज कर लिया कि सर हमारे को इसका एफबीडी ड्रॉ करना है। और इस ऑब्जेक्ट को चूज करके अलग से आइसोलेट कर लो, इधर कहीं बना लो। तो ऑब्जेक्ट हमने चूज कर लिया और अब इसको आइसोलेट करके क्या करते हैं बेटा हम लोग? साइड में अलग से बना लेते हैं। तो ये लो ऑब्जेक्ट को मैंने साइड्स में अलग से आइसोलेट कर लिया। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट का मास है m, मैंने लिख दिया m। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट होगी। आगे की कहानी क्या है? देखो तीसरे स्टेप में मैंने क्या बोला था आपको? ड्रॉ एरोज फॉर फोर्सेस। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जोन जोन से फोर्सेस लग रहे हैं उसको एरो बना के दिखा दो। एक बार आते हैं बेटा वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको अलग से मैंने बना दिया। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो एक बार अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। जो एक फोर्स जो आंख बंद करके, लिटरली आंख बंद करके, ऐसे आंखों को बंद करो और वो वाला फोर्स लगा दो, उस फोर्स का नाम है बेटा वेट। वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। आंख बंद करो और वेट को नीचे की तरफ दिखा दो। ऑब्जेक्ट का मास है m, वेट होगा m इंटू जी। सो अगर मास इसका m है तो इसका वेट दिखा दो mg विच ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये लो बेटा मैंने mg नीचे के डायरेक्शन में दिखा दिया। इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है।
सॉरी दिस इज सॉरी m इंटू जी, वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वो फोर्स है जिसके बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके अलावे अगर कोई फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं तो वो आप देख के समझो, बताओ। तो अगर आप देखोगे तो बेटा यहां पे क्या है, सरफेस जो है वो कांटेक्ट में है, और जैसे ही दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, मैंने आपको बताया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज एक्ट्स, बताओ परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है, तो ये है कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब ऊपर के डायरेक्शन में। ये जो जमीन है वो उस ब्लॉक को ऊपर बोल रहा होगा कि भाई ऊपर रह, ऊपर रह, ऊपर रह, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, तो उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ऊपर के डायरेक्शन में अपन दिखा देंगे एफबीडी में। तो ये लो बेटा, मैं ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये दिखा दिया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम लोग एन से दिखाते हैं, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। हो गया, बन गई एफबीडी। क्लियर और नॉट क्लियर? फ्री बॉडी डायग्राम में वो सारे फोर्सेस दिखाएंगे जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा हो। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जो से फोर्सेस लग रहे हैं वो अपन दिखाएंगे, एक तो mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर? फ्री बॉडी डायग्राम में वो फोर्सेस कतई नहीं दिखाते जो वो ऑब्जेक्ट लगा रहा है, उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे वो मैंने दिखा दिए। हो गया। सो दैट वाज द वेरी बेसिक, वेरी इजी, मतलब सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ये था। हालांकि क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, इट इज अप टू यू कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। बट यस, थोड़ा सा अभी हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, डरना नहीं है। उसमें एक ब्लॉक था, इसमें दो ब्लॉक है, बस, और कोई बात ही नहीं है। इसका भी एफबीडी हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो एक बार इसकी एफबीडी ड्रॉ करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ध्यान से समझो एक बार, आप लोग अच्छे से, मैं तो ये बोलूंगा कि कॉपी में आप लोग भी साथ ही साथ मेरे साथ ड्रॉ करो, और अगर आपको समझ में आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से बना के फिर वापस से मैच कर सकते हो। ये सिस्टम आपको क्लियर है? दो ब्लॉक्स है और ये सरफेस है। इट इज जस्ट लाइक दिस कि ये सरफेस है, इसके ऊपर एक फोन है, एक ब्लॉक ये मान लो और दूसरा ब्लॉक ये मान लो, कुछ इस तरीके का है। हाथ इस फोन के कांटेक्ट में है और फोन इस रिमोट के साथ कांटेक्ट में, फोन दोनों के साथ कांटेक्ट में, हाथ के साथ भी रिमोट के साथ भी। सो दो ब्लॉक्स, कुछ इस तरीके का सिस्टम है। और हमारे को बेटा इसका एफबीडी ड्रॉ करना है, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। तरीका वही है जो जो चार स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले स्टेप में आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड आइसोलेट दैट ऑब्जेक्ट। ये है M1 और ये ऊपर वाला जो है वो है कैपिटल M, ठीक है? कुछ भी नाम हो सकता है, M1, M2, ये 5 kg का, ये 10 kg का, ये 2 kg का, ये 4, कुछ भी हो सकता है। तो अभी इसका मास है M, इसका मास है M1। तो इन दोनों का एफबीडी ड्रॉ करना है, तो एक एक करके दोनों को अलग से बना लेते हैं। तो सबसे पहले लेट से मैंने यहां पे M वाला जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, M ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे अलग से बना लिया, ठीक है? दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास M, ठीक है? ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका मास है M। सर इसका एफबीडी आप नहीं बनाओगे, इसका भी बनाऊंगा मैं, बिल्कुल बनाऊंगा। इसको अलग से आप यहां पे बना लो। ये ऑब्जेक्ट है बेटा M1, तो इसको ये लो मैंने अलग से यहां पे बना दिया। इस ऑब्जेक्ट का मास है बेटा M1, दोनों को मैंने अलग से बना दिया और दोनों का ही एफबीडी ड्रॉ करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है जिसका मास है कैपिटल M। ऑब्जेक्ट को हमने आइसोलेट कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको दिखाने हैं। मैंने आपको क्या बोला है कि आंख बंद करो, बंद करो आंख सब कोई, और आंख बंद करके एक वेट वाला फोर्स होता है विच ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको लगा दो। बॉडी का मास है M, वेट होगा M इंटू जी, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा दो। अब आंख खोल लो, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर आंख बंद करके कैसे फोर्सेस को दिखाएंगे। सो यस, दिस इज the weight M into G which always acts vertically downward. Clear or not clear? mg वाला फोर्स मैंने दिखा दिया इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास है M, वो यहां पे एक कांटेक्ट में है ना, नीचे वाले ब्लॉक के साथ। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। जैसे ही दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आता नहीं आता, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। तो ये जो ब्लॉक है, ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है M1, वो छोटे वाले ब्लॉक के ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा,
लेट्स से उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का नाम है N1, तो वो मैं दिखा देता हूं ऊपर के डायरेक्शन में, डेट इज N1, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एंड 1 इसलिए क्योंकि ये इधर वाला ये सरफेस की वजह से मैंने लिया है, ठीक है। ऑलराइट, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इस वाले ब्लॉक के लिए एफबीडी के बारे में, ठीक है। तो अगेन वही बात, आंख बंद करके सबसे पहला फोर्स कौन सा दिखाना है, वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, मास m1, वेट m1g, तो m1g ये लो मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया, m1g दैट इज द वेट ऑफ अ बॉडी, बॉडी का मास है m1, वेट हो जाएगा m1g ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान से देखो बेटा, आप दो सरफेस, यहां पे भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में, अगर m1 ब्लॉक के लिए अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो, एक तो यहां पे सरफेस कांटेक्ट में है, ये दिख रहा है, m1 वाला ब्लॉक दो सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में है, एक है जमीन के साथ और दूसरा एक सरफेस यहां पे भी कांटेक्ट में है, ठीक है ना, क्लियर। तो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, दोनों की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारे पास आएंगे। तो पहले तो ग्राउंड वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन देख लेते हैं। तो ग्राउंड की वजह से मान लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, इधर मैंने N1 लिया था, तो यहां पे मैं ले लेता हूं Ng, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द ग्राउंड। यहां पे मैं लिख लेता हूं ऊपर के डायरेक्शन में, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसकी वजह से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द ग्राउंड। और ऊपर यहां पे जो कांटेक्ट में है इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ऊपर नीचे वाले ब्लॉक ने ऊपर वाले ब्लॉक पे ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया, तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो नीचे वाले ब्लॉक पे नीचे के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, डेट इज यहां पे जो N1 है वो किधर हो जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में। आप दिखा दो N1, क्लियर और नॉट क्लियर। सो दिस इज N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। N1 मतलब इन दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा देखो सिस्टम को और भी कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है। मान लो 2 के बदले 3 ब्लॉक रख दे, 4 रख दे, कितना भी रख दे, डजेंट मैटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बेटा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ ले रहे हो, तो क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। और टफ नाम का तो कुछ नहीं होता कि सर टफ है। आप अगर क्लास 9th में हो तो आपको लगेगा टफ है, टफ वफ कुछ नहीं होता जीवन में, नया होता है। जोन सी चीजें आप नई होती है ना, जो आप पहली बार सीखते हो, समझते हो, सुनते हो, दिखते हो, वो आपको टफ लगता है, धीरे धीरे आप उससे यूज्ड टू हो जाते हो। तो टफ तो कुछ होता ही नहीं है, नया होता है। तो ये आपके लिए नया जरूर है, टफ कुछ नहीं होता। ऑलराइट, विल नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अच्छा, यहां पे 3-3 ब्लॉक है, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं, बट चलो ठीक है, मैं एक बार बना के आपको दिखाई देता हूं। अगर आप खुद से वीडियो को पॉज करके बनाना चाहो तो प्लीज, मुझे और अच्छा लगेगा कि आप खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ, तो आपको और बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी। ऑल्दो मैं तो यहां पे बना के आपको दिखाई ही रहा हूं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में इसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं। 3 ब्लॉक्स है, ठीक है, तीनों ब्लॉक्स को एक एक करके मैं बना देता हूं। एक एक करके मैं तीनों ब्लॉक्स का एफबीडी बनाना चाह रहा हूं, सॉरी। सो वी हैव 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1, M2 एंड M3। 3 ब्लॉक्स है हमारे पास ऑफ मासेस M1, M2 एंड M3। तो तीनों ब्लॉक को मैंने एक एक करके बना दिया। दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास M1, दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास M2 एंड दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास M3। तीनों ब्लॉक को मैंने दिखा दिया, तीनों का एफबीडी ड्रॉ करेंगे। आंख बंद करके जो सबसे पहला फोर्स लगाना होता है वो कौन सा लगाना होता है बेटा, बताओ। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इधर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सॉरी नॉर्मल कह रहा हूं, वेट ऑफ अ फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका भी वेट नीचे की तरफ और इसका भी वेट जो है बेटा वो किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ। ये लो मैंने तीनों का वेट दिखा दिया, ठीक है। इसका जो वेट हो जाएगा डेट इज M1g, इसका जो वेट हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा M2g, और इसका जो वेट हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा M3g, M into g। तीनों का मैंने वेट दिखा दिया। उसके बाद अगर मैं M1 वाले ब्लॉक की बात करूं तो M1 वाला ब्लॉक एक यहां ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। सो उसको मान लो मैंने नाम दे दिया Ng, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द ग्राउंड। तो ये मैं नाम दे रहा हूं Ng, कुछ भी नाम दे सकते हो, N1, N2, N3। Ng मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द ग्राउंड। अच्छा, ये जो ब्लॉक है M1 वो तो एक धरती माता के साथ कांटेक्ट में है ही है,
साथ ही साथ ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से भी कांटेक्ट में है यहां पे भी, तो वो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है M2 वो नीचे वाले ब्लॉक पे नीचे के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसको दबा रहा होगा कि भाई नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। सो M2 जो है वो M1 पे किधर लगा रहा होगा, नीचे के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये एक M1 पे मैंने दिखा दिया और इस वाले फोर्स का नाम दे दो N1। क्लियर। और उसके जवाब में M1 जो है वो M2 के ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा कि भाई ऊपर रहे, ऊपर रहने का, नीचे नहीं आने का। सो ये ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर के डायरेक्शन में इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप दिखा दो, दैट इज N1। ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों सेम ही है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप M2 की बात करो तो M2 तो यहां पे कांटेक्ट में है ही है, साथ ही साथ यहां पे भी इसका कांटेक्ट है M3 के साथ। तो M3 M2 पे नीचे के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 नाम ले लो, कुछ भी नाम ले सकते हो, उसके लिए क्या दिक्कत है। सो ये मैंने नाम दे दिया N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 2। किसकी वजह से, M3 की वजह से। किस पे, M2 पे। अगर M3 की मैं बात करूं तो M3 का एक ही सरफेस कांटेक्ट में, दैट इज M2, और इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैंने ऑलरेडी N2 लिया है। तो जो थर्ड वाला ब्लॉक है उस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, दैट इज N2। ये लो मैंने दिखा दिया N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक M3 ड्यू टू द M2 मास दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स नेम इज N2। ऑलराइट। सो ये सारे फोर्सेस आपको क्लैरिटी आ गए। इस तरीके से बेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था और इसका एफबीडी हमने बना लिया, कितनी आसानी से मैंने सिखा दिया आपको। एंड बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा जेईई एग्जाम, नीट एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम्स में भर भर के पूछे जाते हैं, भर भर के। ना जाने कितने क्वेश्चंस ऐसे आए होंगे। मैं आपको आने वाले सेशंस में आपको जब दिखाऊंगा ना तो आप बोलोगे सर लिटरली मजा आ गया, कितना आसानी से क्वेश्चन सब बन रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो गई है ना। तो वो मजा धीरे धीरे मैं आपको दिलवाऊंगा। ऑलराइट। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक बार इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं बेटा। यहाँ पे दो पुल्ली है तो डरना नहीं है, पुल्ली कितनी भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। एक बार इसका हम लोग एफबीडी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट। एक एक करके हम लोग, हालांकि यहाँ पे पुल्ली 2 है बट ब्लॉक्स कितने हैं बेटा, ब्लॉक्स तो 3 है, तो तीनों का ही एफबीडी हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट। तीनों ब्लॉक्स का एफबीडी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एक एक करके अपन ब्लॉक्स बना लेते हैं। जो सबसे पहला ब्लॉक है दैट इज M1, एक और ब्लॉक है दैट इज M2, एक और ब्लॉक है M2 और एक और ब्लॉक है बेटा M3। सो तीनों ब्लॉक्स को मैंने यहाँ पे बना लिए। तीनों का नाम यहाँ पे लिख लो कि ये वाला ब्लॉक है बेटा M1, ये वाला ब्लॉक है M2 और ये वाला ब्लॉक है M3। तीनों ब्लॉक्स का मैंने आपको वो लिख दिया, M1, M2, M3। ऑलराइट। इट इज विजिबल और नॉट? आई थिंक इट इज विजिबल। लेट मी एडजस्ट द कैमरा एंगल्स। ऑलराइट, ऑलराइट, यस, नाउ इट इज विजिबल। M1, M2 एंड M3। सो बेटा मैंने आपको क्या बोला था, आंख बंद करके, आंख खोल के नहीं, आंख को बंद करो और आंख बंद करके सबसे पहला फोर्स कौन सा लगाना है, वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। M1 मास है, वेट M1G। आंख बंद करके नीचे की तरफ, इसमें भी आंख बंद करके नीचे की तरफ M2, इसका भी वेट नीचे की तरफ। और अगर मैं बात करूं इसका भी वेट नीचे की तरफ। वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। और यहां पे लिख दो M1G, यहां पे लिख दो M2G और यहां पे लिख लो M3G। वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो तीनों ब्लॉक्स का हमने वेट दिखा दिया। अब बात करते हैं बाकी फोर्सेस के बारे में कि सर और कौन कौन से फोर्सेस हैं। अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखो, देखो यहां पे सबकी नजर यहां पे होनी चाहिए। तो यहां पे बेटा ये एक रस्सी है, मैं येलो कलर ले लेता हूं। ये एक रस्सी है, धागा है, ठीक है। ये एक रस्सी है, ऑलराइट। और ये एक दूसरी रस्सी है यहां पे, मतलब दो अलग अलग रस्सी है। तो रस्सी अगर अलग अलग है तो टेंशन फोर्स भी अलग अलग होगा, ऑलराइट।
तो यहां पे दो रस्सी है, तो दोनों रस्सी की वजह से अलग अलग टेंशन होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं M1 ब्लॉक की, तो M1 वाला ब्लॉक जो है वो येलो वाली जो रस्सी मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वाली रस्सी से ये बंधी हुई है ना। तो इस वाली रस्सी की वजह से जो टेंशन फोर्स होगा वो पहले अपन दिखा देते हैं। और टेंशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन क्या करता है, पुल करता है, खींचता है। तो इस वाले ब्लॉक पे टेंशन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, मान लो उसका नाम दे दो T1, ये लो मैंने दिखा दिया T1। ऑलराइट। अच्छा, अगर M2 वाले ब्लॉक की मैं बात करूं, तो M2 वाले ब्लॉक पे ये जो रस्सी, ये वाली जो रस्सी है, इसकी वजह से टेंशन फोर्स, तो रस्सी अलग है, तो मान लो उसकी वजह से जो टेंशन फोर्स होगा डेट इज T2। तो ये लो मैंने दिखा दिया ऊपर के डायरेक्शन में T2। ऑलराइट। और यहां पे M3 वाले ब्लॉक को अगर ध्यान से देखो, तो ये M3 वाला जो ब्लॉक है ना बेटा, वो भी इसी रस्सी के साथ कनेक्टेड है, ये सेम रस्सी है ना। तो इस वाली रस्सी में अगर T2 लिया है, तो इस वाले रस्सी की वजह से यहां पे भी T2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी एक है। जब तक रस्सी एक है, रोप एक है, धागा एक है, थ्रेड एक है, टेंशन भी सेम ही होगा। तो यहां पे भी बेटा टेंशन क्या हो जाएगा, T2। ऑलराइट, विजुअल और नॉट, T2। यहां पे T1 क्यों, क्योंकि ये दूसरी रस्सी है यहां पे, और यहां पे T2 क्यों, क्योंकि ये दोनों जो ब्लॉक है वो एक ही रस्सी से कनेक्टेड है। आई थिंक इट इज विजुअल टू ऑल ऑफ यू, विजुअल और नॉट विजुअल। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। सो ये तो दो दो पुल्ली थी, तो आपको डरना नहीं है इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड अगर डायग्राम्स आ जाए तो भी। ऑलराइट, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अभी तो हमने डबल पुल्ली का कर लिया, ये तो सिंगल पुल्ली है, तो ये तो तुरंत में निपटा दो आप, जल्दी से निपटाओ। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें, 1 मिनट भी बहुत बोल दिया मैंने। इट शुड बी हार्डली 30 सेकेंड, क्योंकि डायग्राम बनाने इसलिए 30 सेकेंड, डायग्राम ना बनाना हो तब तो 10 सेकेंड है ना। देखो तो 10 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है क्या। बॉडी का मास कितना है, M1 है, इसका मास कितना है, M2 है। मैंने आपको क्या बोला है, आंख बंद करके एक फोर्स लगाना है, दैट इज M1G। आंख बंद करके एक दूसरा फोर्स लगा दो, M2G। और उसके बाद रस्सी एक है, टेंशन एक होगा, दिस इज M1G, दिस इज M2G। दोनों ब्लॉक एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, ये वाली रस्सी, तो टेंशन भी एक ही होगा। टेंशन हमेशा चीजों को पुल करता है, सो रस्सी की मदद से जो फोर्स होता है दैट इज टेंशन T। यहां पे भी टेंशन T और यहां पे भी टेंशन T। आई थिंक 1 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए, बट यस, ऑलराइट, हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन। सो आई थिंक अब पुल्ली ब्लॉक वाला सिस्टम हो या मासेस के ऊपर मासेस वाला सिस्टम हो, आप इजीली उसका एफबीडी ड्रॉ कर दोगे। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इशू इन दैट। अगर ये वाला क्वेश्चन मैं उठाऊं ध्यान से, अगर मैं इसका एफबीडी बनाने को बेटा आपको बोलूं, तो तरीका देखो, हर क्वेश्चन का ना कॉन्सेप्ट वही है, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट अलग है। यस, एप्लीकेशंस में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट तो वही है। सबसे पहला काम ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर लेना, जिसका हमारे को एफबीडी बनाना है। तो यहां पे एक ब्लॉक है M1 है ना, एक ब्लॉक M1, और एक दूसरा ब्लॉक कौन सा है, M2। तो दोनों का हम लोग एफबीडी ड्रॉ करेंगे, M1 और M2। तो दोनों को अलग से एक बार साइड में हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा किसको बना ले, किसी को भी बना लो, डजंट मैटर। तो यहां पे लेट से मैंने सबसे पहले M1 को बना लिया। ये जो है बेटा वो क्या है, M1, और यहां पे क्या है बेटा, वो क्या है, M2। ऑलराइट, ये वाला ब्लॉक है M1 और ये वाला ब्लॉक है M2। आंख बंद करके जो सबसे पहला फोर्स लगाना वो कौन सा, वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी का मास M1, वेट क्या हो जाएगा, M1G। सो इसका वेट नीचे की तरफ दिखा दो बेटा, M1G। बॉडी का मास M2, वेट क्या हो जाएगा, M2G, सॉरी दिस इज M2G। नीचे की तरफ वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ये दिखा दिया मैंने, M1G और M2G। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, तो M1 ब्लॉक जो है वो यहां पे धरती माता के साथ, सरफेस के साथ, अर्थ के साथ, जमीन के साथ कांटेक्ट में है या नहीं है, बिल्कुल है। और M2 ब्लॉक यहां पे धरती माता के साथ कांटेक्ट में है। तो जब भी कांटेक्ट होगा तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मली एक्शन फोर्स आएगा।
तो M1 वाले ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लेट्स से वो मैं ऊपर की तरफ दिखा देता हूं और उसका नाम मैं रख देता हूं बेटा, मान लो N1। और यहां पे अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाऊं M2 पे, तो लेट्स से इसका नाम मैं दे देता हूं बेटा N2, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2। नाम ही है, N1 दे दो, N2 दे दो, कुछ भी दे दो। लेकिन क्या कहानी यही समाप्त हो गई? नहीं, अभी तो कहानी और होगी। क्या कहानी बाकी है? देखो बेटा ध्यान से, दोनों ब्लॉक के बीच M1 और M2 दोनों ब्लॉक के बीच एक रस्सी है, ये वाली रस्सी। तो रस्सी की मदद से टेंशन फोर्स भी आएगा। तो टेंशन हमेशा क्या करता है? चीजों को पुल करता है। तो रस्सी इस वाले ब्लॉक को पुल कर रही होगी इधर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स, और रस्सी इस वाले ब्लॉक को भी पुल ही कर रही होगी तो इधर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स। टेंशन हमेशा चीजों को पुल करता है, खींचता है, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अगर मैं M1 वाले ब्लॉक पे आपको बोलूं टेंशन दिखाओ बेटा, तो आप इधर के डायरेक्शन में दिखा दो, दैट इज टेंशन T। और M2 वाले ब्लॉक पे अगर मैं आपको बोलूं बेटा टेंशन दिखा दो, तो आप इधर के डायरेक्शन में दिखा दो, दैट इज T। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, क्लियर और नॉट क्लियर? ऑलराइट। सो इस तरीके से हम लोग एफबीडी ड्रॉ करते हैं। ये वाला सिस्टम, वीडियो को पॉज करो और आप लोग पहले से एक बार कोशिश करो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की, फिर उसके बाद मैं आपको फिर से ड्रॉ करके मैं तो दिखाऊंगा ही, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या है? बताओ 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 बताओ। सबसे पहला काम है बेटा सिस्टम में से उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना जिसका हमारे को एफबीडी ड्रॉ करना है। तो एक है हमारे पास कैपिटल एम और एक है छोटा सा एम, स्मॉल एम। तो दोनों को मैंने, इसको थोड़ा छोटा ही बना लो, दोनों को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। दिस इज कैपिटल एम एंड दिस इज स्मॉल एम, और फिर बनाएंगे दोनों का एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। आंख बंद करके सबसे पहला फोर्स, वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एम मास, वेट इसका कितना हो जाएगा? m इंटू जी, कैपिटल एम। और अगेन इसका मास कितना है? स्मॉल एम, इसका वेट कितना हो जाएगा? स्मॉल एम इंटू जी। सो दिस इज स्मॉल एम इंटू जी, वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, स्मॉल एम इंटू जी। ऑलराइट। तो ये हमारा सबसे पहला काम था। उसके बाद आगे हमारे को क्या करना है? अब देखो ध्यान से इस सिस्टम को, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहां कहां क्या क्या आ रहे हैं। देखो बेटा, ये जो कैपिटल एम ब्लॉक है वो जमीन के साथ यहां पे कॉन्टैक्ट में है नहीं है? तो बिल्कुल है। तो कॉन्टैक्ट की वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, ये मान लो ऊपर के डायरेक्शन में मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखा दिया जमीन की वजह से। और ये हो गया बेटा N1, नाम ही है, कुछ भी दे दो। फिर आप बोलोगे कि सर ये जो स्मॉल एम वाला जो ब्लॉक है ये भी तो जमीन के साथ कांटेक्ट में है। हाँ बिल्कुल है। तो क्या यहां पे कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मान लो इसको धरती माता ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, भाई ऊपर रहने का, नीचे नहीं आने का, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में N2, ये लग गया बेटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये हो गया बेटा N2। ऑलराइट, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, कहां पे? यहां पे, ये दोनों ब्लॉक के बीच में भी आपस में कांटेक्ट है। कैपिटल एम, स्मॉल एम, बड़ा वाला ब्लॉक, छोटा वाला ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक आपस में भी कांटेक्ट में है। ये दोनों ब्लॉक जमीन के साथ कांटेक्ट में तो है ही है, बट आपस में भी कांटेक्ट में है। तो बेटा जहां जहां कांटेक्ट आया तो कांटेक्ट फोर्स आना ही आना है, तो कांटेक्ट फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अभी जो ये N1 और N2 दिखाया, ये मैंने किसकी वजह से? जमीन की वजह से, सरफेस की वजह से, अर्थ की वजह से, धरती माता की वजह से। बट अब जो मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाऊंगा वो किसकी वजह से? ये दोनों सरफेसेस जो आपस में कांटेक्ट में, उसकी वजह से। और आपस में कांटेक्ट की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, बड़ा वाला ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक में इधर के डायरेक्शन में लगाएगा, भाई उधर रहे उधर रहे उधर रहे, और छोटा वाला ब्लॉक इधर के डायरेक्शन में कि भाई उधर रहे उधर रहे उधर रहे। ठीक है। तो बड़े वाले ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स छोटा वाला ब्लॉक लगाएगा वो किधर? इधर के डायरेक्शन में। तो दिखा दो इधर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स,
ये लो इधर के डायरेक्शन में दिखा दिया मैंने, और इसका नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, N3, और बड़ा वाला ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक पे इधर के डायरेक्शन में। फोर्स तो वही होगा नॉर्मल N3, बट डायरेक्शन का फर्क है बेटा। सो दिस विल बी N3 in this direction. This is N3. This is normal reaction force 3. It is clear? I think it is clear to all of you. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। Alright, we'll now do the next question. बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने पीछे आपको करवाया, बस इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स F लग गया, तो एफबीडी में एक्सटर्नल फोर्सेस F को दिखा देंगे। इसके वाले एफबीडी में मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में इसको अगर मैं समझाऊं तो कुछ नहीं करना है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हम लोगों ने किया था बिल्कुल वही कहानी है। एक कैपिटल M वाला ब्लॉक है, दिस इज अ कैपिटल M, और एक स्मॉल m वाला ब्लॉक है, सॉरी एक स्मॉल m वाला ब्लॉक है, ठीक है। दोनों का मास जो है कैपिटल M और स्मॉल m करके दिखा दो, दिस इज कैपिटल M एंड दिस इज स्मॉल m। ऑलराइट, कैपिटल M अगर मास है तो इसका वेट कितना हो जाएगा, m इंटू जी। स्मॉल m अगर मास है तो इसका वेट कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू जी। बस दोनों के नीचे लिख दो, क्या लिख दो कि दिस इज कैपिटल M इंटू जी एंड दिस इज स्मॉल m इंटू जी, जो पीछे वाला क्वेश्चन था। बाकी उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ग्राउंड की वजह से ऊपर, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ग्राउंड की वजह से इस पे भी ऊपर। नाम है, नाम दे दो, इसका नाम दे दो N1 और इसका नाम दे दो N2, और आपस में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगे थे वो मैंने अभी जस्ट आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया। इधर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N3, इधर दिखा दो N3। इट इज क्लियर टू नो और नॉट? ये बेटा अभी जस्ट मैंने बताया था, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको निकलवा रहा हूं, है ना। और इस पे बेटा N3 इधर के डायरेक्शन में, ये इधर डायरेक्शन में N3, है ना। सो दिस इज N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन दिस डायरेक्शन। बट क्या कहानी हो गई यहीं तक? नहीं, एक और फोर्स है जो कि रह गया, ये वाला फोर्स F। क्या ये फोर्स इस वाले ब्लॉक पे लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो क्या ये फोर्स इसके एफबीडी में आएगा? हाँ, सिर्फ इसी के एफबीडी में आएगा। इस स्मॉल m वाले फोर्स के एफबीडी में इसका कोई रोल है ही नहीं, उसमें इसको नहीं आना। इसको किस में आना? इसके एफबीडी में। डायरेक्शन क्या है? इधर के साइड, तो इधर के साइड इस F को दिखा दो बेटा, कैपिटल F वाला फोर्स जो है वो मैंने इधर के साइड में दिखा दिया। ऑलराइट, बताइए आप लोग, बताओ क्लियर और नॉट क्लियर? सो दिस इज F, सारे फोर्सेस को मैंने दिखा दिए एफबीडी में। ऑलराइट, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। बेटा इस तरीके के मैंने बताया ना आपको क्वेश्चंस भर भर के, जेई में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट एग्जाम में, ओलंपियाड्स, एनएससी, जेएस, कोई भी अच्छा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत आए हैं, आते रहेंगे और पता नहीं कितने आएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो अभी एक कॉन्सेप्ट रह गया बेटा हमारा, ये वाला एक कॉन्सेप्ट रह गया। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए। पुल्ली ब्लॉक भी सिस्टम समझा दिया, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला सिस्टम भी समझा दिया मैंने, आपस में दो ब्लॉक्स कॉन्टेक्ट में है वो भी मैंने आपको समझा दिया, रस्सी लगा के दो ब्लॉक्स के बीच में भी समझा दिया। ये वाला सिस्टम थोड़ा सा आपके लिए नया हो, अगेन टफ नहीं है, टफ कुछ नहीं होता जीवन में, नया होता है। आप पहली बार देख रहे होगे तो आपको लगेगा सर ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना, ऐसे ढलान जैसा है इंक्लाइंड प्लेन। हमारे को क्या करना है सर, हमारा तो काम ही है एफबीडी ड्रॉ करना, तो हमारे को बस क्या करना है बेटा, एफबीडी ही ड्रॉ करना है। तो एफबीडी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एफबीडी ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट जिसका आपको एफबीडी ड्रॉ करना है। तो सर यहां पे हमारे को जो है वो ये जो ब्लॉक है ना M, उसका एफबीडी ड्रॉ करना है, ये जो ब्लॉक है उसका एफबीडी ड्रॉ करना है। क्लियर? तो इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया एंड आइसोलेट दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को अलग से साइड में यहां कहीं बना लेते हैं, बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। तो यहां पे मैंने उस ऑब्जेक्ट को, ये कुछ यूं है, अगर मैं इसको अच्छे से आपको यहां पे दिखाऊं तो ये ऐसे करके है, और उस पे ये मैंने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके दिखा देता हूं मैं यहां पे, सॉरी।
ये मैंने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको मैंने अलग से आइसोलेट करके बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है बेटा वो क्या है, m मास का ये ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करके मैंने बना दिया। अब क्या करना है, एफबीडी ड्रॉ करना है। इस पे जोन से फोर्सेस लग रहे हैं वो मैं इस पे दिखाना चाहता हूं। आंख बंद करके मैंने आपको बताया कि सबसे पहला फोर्स क्या दिखाते हैं, वेट ऑफ अ बॉडी विच ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका मास m है तो इसका वेट किधर लगेगा, बताओ बताओ, mg, ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये लो बेटा मैंने इसका mg नीचे की तरफ दिखा दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो एंगल है वो मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये जो एंगल है बेटा, ये दिस एंगल इज थीटा, इट इज गिवन दैट दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा, दिस इज गिवन देयर, ठीक है। तो उससे डरना नहीं है, वेट मैंने दिखा दिया। इसके बाद अगर आप ध्यान से सिस्टम को देखो तो आप बोलोगे कि सर यहां पे ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, बिल्कुल है। तो सर कांटेक्ट में अगर है तो कांटेक्ट फोर्स आएगा, एकदम आएगा। कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इधर के डायरेक्शन में, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ये वाला सरफेस है, ये सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, इस पे परपेंडिकुलर तो यही होगा भाई साहब। ये सरफेस है, इस पे परपेंडिकुलर, ये कांटेक्ट सरफेस, इस पे परपेंडिकुलर। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इधर के डायरेक्शन में। इट इज क्लियर और नॉट क्लियर, बताओ बताओ बताओ। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर के डायरेक्शन में, तो आप उसका डायरेक्शन दिखा सकते हो कि सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा वो इधर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये लो मैंने एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखा दिया, देख लो आप अच्छे से। पीछे इसको मैं डॉटेड लाइन से बस ऐसे ही दिखा देता हूं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस वाले इंक्लाइंड सरफेस पे, या इसको नहीं भी दिखाओ, आप यहीं पे समझो कि बस ये यही है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन है। ऑलराइट, बट क्या कहानी यहीं पे हो गई? एक्चुअल में देखोगे तो कहानी तो हो गई, क्योंकि अभी इस सिनेरियो में इसके ऊपर दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक है इसका वेट और दूसरा है बेटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। बट इसको ना हम लोग थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करेंगे, इसके अंदर घुसेंगे, इसको पूरी तरीके से तहकीकात की जाएगी कि भाई साहब इसके अंदर कहानी चल क्या रही है। मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कहानी क्या चल रही है, बट उस कहानी को समझने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं या कुछ सब पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये उसके ऊपर ब्लॉक है, यही है। अच्छा, इस चीज को अगर आप देखो, क्या ये रिमोट अभी गिर रहा है? नहीं गिर रहा। अभी गिर रहा है? नहीं गिर रहा। अभी गिर रहा है? नहीं गिर रहा। अब गिर गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किस फोर्स की वजह से गिरा। अभी तो ये नहीं गिर रहा, अभी नहीं गिर रहा, अभी नहीं गिर रहा, अभी नहीं गिरा, अभी गिर गया। ये किस फोर्स की वजह से नीचे गिरा? बताओ मुझे, कौन बताएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर ये जो है नीचे गिर रहा है ना, वो इसका वेट जो है वो इसको नीचे ला रहा है। एक्चुअल में ये जवाब पूरी तरीके से सही नहीं है। वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका m मास है, इसका वेट mg नीचे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, देयर इज नो इशू विद दैट। बट क्या सिर्फ ये वेट की वजह से तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाना चाहिए? ये इसके ऊपर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर क्यों फिसलने लग रहा है? ये कौन सा फोर्स लग रहा है? तब आप बोलोगे कि सर ये जो वेट है ना, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, उसका कंपोनेंट इधर लग रहा है, उसका इफेक्ट इधर है, उसका रिजोल्यूशन इधर है, उसका इंपैक्ट इधर है, और उसी की वजह से ये नीचे आ रहा है। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। अभी तो ये नीचे नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, अभी आया। एंड वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट तो हमेशा नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे क्यों स्लाइड कर गया? इंक्लाइंड प्लेन पे क्यों फिसल गया? क्योंकि इस वेट का इफेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, इस वेट का इंपैक्ट है, इस वेट का रिजोल्यूशन है, इस वेट का
इफेक्ट इधर भी है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग भी, और वो इसको नीचे ले आया, और उसी इफेक्ट को, उसी इंपैक्ट को इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको मैं अच्छे से पोस्टमार्टम करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे न जाने कितनी बार जेई मेंस ने, जेई एडवांस ने, नीट एग्जाम में एंड ओलंपियाड एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं बहुत बार। तो ध्यान से इस चीज को समझने की आप कोशिश करो। ऑलराइट, सो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आप उसको एकदम ध्यान रखना एज ऑफ नाउ। हालांकि उसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, उसको मैथ से बहुत इजीली मैं समझा सकता हूं। और आपको ही बता बेटा कि एंड ऑफ मैथ्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जिसको मैथ नहीं आती ना, वो फिजिक्स नहीं सीख सकता। सो फिजिक्स सीखने के लिए मैथ्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो इधर लग गया, वेट इधर, तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मतलब इधर के डायरेक्शन में जो नॉर्मल जो mg वाला फोर्स है, उसका जो कंपोनेंट होता है उसको बेटा बोलते हैं mg साइन थीटा। आई होप आपको साइन थीटा और कोस थीटा का नाम आपने सुना होगा। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग mg का जो कंपोनेंट होता है दैट इज mg साइन थीटा। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट होगा दैट विल बी mg cos थीटा। आप इसको ध्यान में रखोगे, mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। ध्यान से, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो वेट का कंपोनेंट होगा दैट इज mg sin थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेट का कंपोनेंट होगा दैट इज mg cos थीटा। क्लियर और नॉट क्लियर? mg cos थीटा। और अगर मैथ्स से आप देखोगे तो बेटा ये थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो अगेन ये थीटा हो जाएगा। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री। ऑलराइट, सो आप यहां से भी जान सकते हो जो थीटा के साथ वाला। हालांकि ये सब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है क्लास 9th के स्टैंडर्ड पे, बट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप ना समझो। ऑलराइट, या मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूं, ध्यान से समझो मेरी बात। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो वेट का कंपोनेंट लेना है mg का दैट इज mg sin थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेट का कंपोनेंट लेना है mg का दैट इज mg cos थीटा। माइंड इट, रिमेंबर इट, आप ऐसे ध्यान रख लो। अगर नहीं ध्यान रख सकते, मैथ्स भी मैंने आपको समझा दिया। ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, थीटा के जो रह गया वो mg sin थीटा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। कुल मिला के आपको ये फोर्सेस समझ में आने चाहिए। ये पूरी इसकी एनालिसिस हो गई। ऑलराइट, सो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। ये भी वही सिस्टम है, बस इसमें एक इंक्लाइंड, एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा। अब तो इसका आप धड़ल्ले से बना दोगे। मैं इसको अब जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मोशन में इसका FBD बनाना चाह रहा हूं। देखता हूं मैं कौन बच्चा सबसे जल्दी बनाता है। वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई करो। देखो बेटा, ये है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन यही है, इंक्लाइंड प्लेन यही है या नहीं है? बताओ बताओ, यही है ना इंक्लाइंड प्लेन? हाँ बिल्कुल यही है। ये वाला एंगल जो है बेटा वो क्या है? दिस एंगल इज थीटा। ये वाला एंगल क्या है बेटा? थीटा। दिस एंगल इज थीटा। उस पे एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का मास क्या है? ये वाला जो, सॉरी, ये वाला जो ब्लॉक है बेटा उसका मास है लेट्स से कैपिटल M। आंख बंद करके जो एक फोर्स आपको दिखाना है दैट इज वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? बताओ बताओ। mg होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मैंने आपको क्या बताया? mg का जो एक कंपोनेंट होगा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, वो कौन सा होगा? mg cos थीटा, mg sin थीटा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेट का कंपोनेंट होगा दैट इज mg cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट भी थीटा। दिस फोर्स इज mg sin थीटा एंड दिस फोर्स इज mg cos थीटा। दिस फोर्स इज mg cos थीटा। ये तो पिछले जो स्लाइड में मैंने कहानी थी वही कहानी है। बस एक चीज जो यहां पे एक्स्ट्रा बेटा आपको दिख रहा होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स F। तो ये एक्सटर्नल फोर्स F को उस डायरेक्शन में दिखा दो, बाकी कहानी बिल्कुल एज इट इज जो चल रही है वही कहानी है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स, ये लो मैं डायरेक्शन उसको दिखा देता हूं। एक्सटर्नल फोर्स
इधर के डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स F है, बाकी कहानी बिल्कुल एज इट इज। ये रहा मेरा एक्सटर्नल फोर्स F। इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अभी आपको बेटा और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। ऑलराइट, सो आज के सेशन में हमारा इतना ही था बेटा। आज के सेशन में मैंने आपको एफबीडी का पूरा ही कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे एकदम जीरो लेवल से एकदम ऊपर तक मैंने आपको सिखा दिया। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सब इसको अच्छे से कॉपी में सुंदर सुंदर नोट्स बना के चीजों को रिवाइज करिए, और मैं कोशिश करूंगा कि एफबीडी का ये पार्ट 1 जो है के बाद में एक एफबीडी का पार्ट 2 भी लेके आऊं, जिसमें कि इस पार्ट में हमने एफबीडी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस की है, बट जो एक्चुअल में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए एफबीडी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में, ओलंपियाड एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को मैं लेके आऊं और तब मैं वो आपको सॉल्व करवा के दिखाऊं, तो आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। आपको काफी मजा आया होगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, प्रगति एज के साथ। एंड आज के सेशन में बच्चों इतना ही, and best of luck. Okay, thank you, happy learning.